हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन आटम की जो वेव फंक्शन है उसका जो रेडियल पार्ट है और एक एंगुलर पार्ट है वो समझने वाले हैं। तो टॉपिक रहेगा हमारा क्वालिटेटिव सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आटम वेव फंक्शंस। तो सबसे पहले हम रेडियल पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा रेडियल फंक्शंस के सोल्यूशन। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक एंगुलर वेव फंक्शन और रेडियल वेव फंक्शन का दो अलग अलग इक्वेशन डिराइव करवाई थी। तो स्टार्ट करते हैं रेडियल वेव फंक्शन से। इसकी इक्वेशन होती है हमारी 1/r डेल r स्क्वायर डेल r अपॉन डेल r प्लस 2 म्यू r स्क्वायर एच डिराक स्क्वायर एनर्जी प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी रेडियल वेव फंक्शन की इक्वेशन होती है, जहाँ पे एल हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ई हमारा एनर्जी है, म्यू हमारा रिड्यूस मास है, एच रिड्यूस्ड मास है और आर हमारा रेडियस है। ठीक है, और जो कैपिटल आर है वो हमारा जो 3 वेव फंक्शन में निकाले थे पोलर कोऑर्डिनेट्स में वो आर है। तो चलो, अब ये जो रेडियल वेव फंक्शन है उसका मैंने बताया था कि वो क्यों निकालते हैं हम लोग, कि वो ताकि जितना भी हमारा ऑर्बिटल का साइज़ है वो हमें पता चल पाए। तो एग्जैक्टली वो पार्टिकल किधर प्रेजेंट है वो निकालने में हेल्प करता है हमारा रेडियल वेव फंक्शन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक लैंगुएरे पॉलिनोमियल होता है। तो उसके बेसिस पे उस पॉलिनोमियल के बेसिस पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग लैग्यूरे पॉलिनोमियल। अब ये फ्रेंड्स जो लैग्यूरे पॉलिनोमियल है ये आपका स्फेरिकल हार्मोनिक्स में बहुत ज़्यादा डीपली है। तो जितना मेरे नोट्स में है जो डायस सर ने कराया है, आर के सिंह सर ने, मैं उतना ही पढ़ाऊँगी। ठीक है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स बहुत डीप में नहीं घुसना है क्योंकि यूपीएससी इतनी डीपली नहीं पूछता है क्वेश्चंस को। तो जितना डीपली पूछ सकता है मैं उतना ही समझा रही हूँ। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पीएसपी से पढ़ सकते हो जाके। ठीक है, तो ये जो हमारा रेडियल वेव फंक्शन है इस पॉलिनोमियल से सॉल्व हो सकता है। तो फाइनली जो हम लोग लिखते हैं रेडियल वेव फंक्शन, हमारा पता ही हमें कि एन और एल सिर्फ इन दो में ही डिपेंड करता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर और हमारा ये जो एल है ये। ठीक, एंड देन इसकी जो वैल्यू होती है के जेड आर अपॉन ए नॉट 3/2 अल्फ़ा 0 प्लस माइनस अल्फ़ा 1 आर की पावर 1 प्लस माइनस अल्फ़ा 2 आर की पावर 2 प्लस माइनस ऐसे करते करते अल्फ़ा की जो वैल्यू है आई या आर की पावर n माइनस एल माइनस 1 एंड देन इनटू, ये इनटू मैं इसी में लिख ले रही हूँ, ये होल का इनटू है एक्सपोनेंशियल का जेड आर अपॉन एन ए नॉट। ठीक है, यहाँ पे के जो है हमारा ये कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो हमारा जो ये पूरी अल्फ़ा की वैल्यू है ये इसे बोलते हैं हम लोग लैंगुएरे पॉलिनोमियल। ठीक, ये इक्वेशन इसके थ्रू ही सॉल्व हो सकती है। और ये जो हमारा रेडियल फंक्शन है ये हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर और हमारा एल से डिपेंड करता है। ये जो है इन दोनों का फंक्शंस में डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है इन दोनों पे ही डिपेंड करता है ये आर की वैल्यू हमारी। तो सबसे पहले तो इसका जो सिग्निफिकेंस है, इनकी जो वेरिएबल्स हैं उनके लिख लेते हैं कि हमारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ पे जो z है वो न्यूक्लियर चार्ज है,
आर हमारा डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, और जो यहाँ पे ए नॉट है ये फर्स्ट ऑर्बिट, बोहर्स की फर्स्ट ऑर्बिट है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या होगा, 0.529 जो हाइड्रोजन का एटम में हम लोग निकालते हैं, 0.529 ये याद है, अपॉन n स्क्वायर ये निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोर्स की हो जाती है। यहाँ पे जो ए की वैल्यू आती है हमारी h² अपॉन पाई m², ए की वैल्यू यहाँ पे ये आती है, ठीक है। और ये जो हमारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा नॉट, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 से लेके अल्फ़ा i जो है ये कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। ये ऐसा कांस्टेंट है जो कि ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ऐसा कांस्टेंट है जो ज़ीरो हो ही नहीं सकता, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक। और इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फ़ा बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जो लैग्वेयर पॉलिनोमियल है इसका कोफिशिएंट है ये हमारा अल्फ़ा, ये जो पूरी वैल्यू है इसकी, ठीक है। चलिए अब इसमें जो रेडियल वेव जो वेव फंक्शन है उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो ये आती है -μe⁴ z² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n²। ये डिफाइन करता है किसी भी ऑर्बिट को और शेल को, ठीक है। मतलब इट डिफाइंस द ऑर्बिट और शेल, ये डिफाइन करता है पूरा कि कितनी एनर्जी है उसमें, मतलब कहाँ पे कितनी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा वही प्रीवियस वीडियो से डिराइव होके आती है एनर्जी की वैल्यू। अब आपको देखती हूँ मैं कि ये जो n है और ये जो l है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारी l है, जो हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है, ये हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है हमारे एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में वो ये होती है √L, l+1 और h डिराक। ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है एजिमुथल क्वांटम नंबर। अगर हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर आ गया तो मतलब कि हमारा एंगुलर मोमेंटम भी आ गया। एजिमुथल क्वांटम नंबर अगर हम ले आए तो उसमें एंगुलर मोमेंटम भी हम ले आएंगे, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर एनर्जी से एसोसिएटेड है। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है कि कोई भी किसी भी ऑर्बिटल में कितनी वो इनर्शिया से कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, ठीक है। अगर इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करना कि अगर हमारा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब कि हमारी उसमें जो फोटॉन्स है या इलेक्ट्रॉन्स है या कोई भी पार्टिकल है उसमें जो है एनर्जी उसकी उतनी ही डिसोशिएट हो जाएगी। जितना ज़्यादा इनर्शिया से वो मूव करेगा, जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उसमें, उतना ज़्यादा उसकी एनर्जी डिसोशिएट हो जाएगी। अब जितना ज़्यादा एनर्जी डिसोशिएट हो रही है मतलब वहाँ पे एक स्टेबिलिटी नहीं है, कोई भी पार्टिकल एक स्टेबल नहीं, बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है। तो मतलब उस ऑर्बिटल में हमारी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब इससे हम देखते हैं कि सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है S, P, D और F। L की जो वैल्यू होती है S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है और S के लिए 3 होती है। अब एग्जांपल देखो S के लिए, जो L की वैल्यू आएगी हमारी √L, l+1 पुट करेंगे इंटू H डिराक। इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, इसमें वैल्यू आ जाएगी 0, L की वैल्यू 0 आ जाएगी, उससे ज़्यादा P की वैल्यू आएगी, उससे ज़्यादा D की वैल्यू आएगी, उससे ज़्यादा F की वैल्यू आएगी। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम का जो हमारा एक सीरीज़ है, सबसे कम S की आएगी, फिर P की आएगी, फिर D की आएगी और फिर F की आएगी। मतलब इसमें एंगुलर मोमेंटम
हमारा सबसे ज़्यादा एफ़ का है, सबसे ज़्यादा एफ़ का एंगुलर मोमेंटम है, इसका मतलब इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा डिसोशिएट हो रही है। एनर्जी सबसे ज़्यादा डिसोशिएट हो रही है मतलब उसका ऑर्बिटल, जो एफ़ का ऑर्बिटल है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम है। अगर स्टेबिलिटी कम है तो मतलब उसकी जो सबसे पहले देखो इसकी में स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। अब स्टेबिलिटी का हम देख लेते हैं क्या होता है। स्टेबिलिटी का जो सीरीज़ होती है वो होती है एस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम सबसे कम होता है, एनर्जी कम डिसोशिएट होगी और वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो पी हो गया, डी हो गया एंड देन एफ हो गया, ये हमारी स्टेबिलिटी डिनोट करता है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी। अब पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, देखो पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल, इसका मतलब क्या होता है। पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल का मतलब होता है कि उस ऑर्बिटल की जो एबिलिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उस ऑर्बिटल की कितनी एबिलिटी है, वो कितना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, वो होती है पेनिट्रेशन पावर, ठीक। और ये पेनिट्रेशन पावर हमारी मतलब दिखाती है कि कितना वो नियरनेस है न्यूक्लियस के अराउंड, मतलब कितना नज़दीक है वो न्यूक्लियस के, तो ये हमें डिनोट करती है। तो जैसे मान लो कि एस की, अब देखो स्टेबिलिटी है ज़्यादा, मतलब पेनिट्रेशन पावर भी इसी की ही ज़्यादा होने वाली है। कितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल होगा। पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल मतलब कि नियरनेस टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के उतना पास। अब जैसे एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एस ऑर्बिटल जो है हमारा वो न्यूक्लियस से बहुत पास होगा, लेकिन अगर पी ऑर्बिटल मान लो तो वो न्यूक्लियस से उतना थोड़ा सा दूर होगा एस ऑर्बिटल के कंपैरिजन। फिर डी ऑर्बिटल पी के कंपैरिजन दूर होगा, ठीक है। तो ऐसा करते करते हम उसकी पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल डिराइव कर लेते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते रेडियल नोट की तरफ, ठीक। अब रेडियल नोट्स क्या होते हैं, देखो रेडियल नोट होते हैं कि कहाँ पे वो पार्टिकल ज़ीरो प्रेजेंट है, मतलब वहाँ प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। तो उसकी जो फॉर्मूला होता है, रेडियल नोट का फॉर्मूला होता है n-l-1। अगर रेडियल नोट निकालना है तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, ठीक। हमें पता है अगर n अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो l की वैल्यू हमारी 0, 1, 2 यहाँ से होती रहती है n-1 तक, ये n-1 तक होती है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं कुछ वैल्यूज़ कुछ इक्वेशंस लिखूंगी, इसे आपको याद करना है बाय हार्ट, ठीक है। इस कैसे डिराइव हुई है ये आप अगर डीपली घुसोगे वही है स्फेरिकल हार्मोनिक्स में, तो मतलब खो जाओगे पूरा। आपको फिर से एकदम बेसिक से स्फेरिकल हार्मोनिक्स पढ़ोगे जो कि यूपीएससी में नहीं पूछता है। तो जितना आर के सिंह सर ने डाइस में पढ़ाया हुआ है मैं सिर्फ उतना ही बता रही हूँ। डीपली अगर पढ़ना है तो आप पीएसपी के थ्रू पढ़ सकते हो जाके मेरी वीडियो पढ़ने के बाद, ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैं एक टेबल बनाती हूँ, एन एल एंड एन एल। चलो अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है, ये क्या डिनोट करता है कि ये हमारा है 2s ऑर्बिटल, 2s को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा 2s ऑर्बिटल। अब इसकी जो रेडियल फंक्शन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, 2z/a0 की पावर 3/2 एक्सपोनेंट z/a0, ये वैल्यू होती है 2s के लिए, ठीक। अगर n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 0 है, सॉरी ये 1s हो जाएगा, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है, मतलब ये हमारा हो गया 2s। 2s के लिए क्या होती है, z/2a0 की पावर 3/2
2 माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट 2a0। ठीक है, ये हमारी 2s की हो जाएगी। कहाँ से डिराइव हुई है इसको ज़्यादा फोकस मत करना। एंड अब आ गया है l की वैल्यू 1, तो मतलब 2p हो गया हमारा। 1p तो होता नहीं है कुछ भी, 1s 2s 2p 3p ये होता है। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू हमारी आएगी वो 1/√3 z अपॉन 2a0 की पावर 3/2 जेड आर अपॉन ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस जेड आर अपॉन 2a0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा टेबल है एक, ये आपको याद करनी है। ये टेबल आपको याद करनी है, इसको अच्छे से रट लो, क्योंकि अब इसके आगे जो है मैं आपको इसका ग्राफ बताऊंगी कि एक तो ये इक्वेशन आ गई, अब इस इक्वेशन को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके इक्वेशन के सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं, मतलब ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं 1s ऑर्बिटल के लिए। मतलब R10 1s मतलब ये डिनोट करता है n की वैल्यू, ये डिनोट करता है l की वैल्यू। n s ऑर्बिटल मतलब n इज इक्वल्स टू 1 और l इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होती है हमारी इक्वेशन 2z अपॉन ए नॉट 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट, ये हो गया है। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ करना है कि ग्राफ प्लॉट करना है मेनली ये। ठीक है, अब सोचो कि ये जो हमारा R10 ये हमारा मैक्सिमम कब हो सकता है, ये डिपेंड करेगा इस एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में, कि इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम होनी है ये इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब e की पावर कुछ दिया है जेड आर अपॉन ए नॉट। ठीक, ये हमारा मैक्सिमम कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाए। आर मैक्स कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू 1 हो जाए। और ये 1 कब होगी हमारी, जब ई की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मतलब कि माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मतलब ये जो हमारा r मैक्स है हमारा, ये r की वैल्यू जो 10 है, ये मैक्सिमम कब होगी, जब रेडियस पे होगा, मतलब वो न्यूक्लियस पे होगा, तब ये हमारी जो R1 रेडियल फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जब ये न्यूक्लियस के पास है, मतलब ये 0 है हमारा, यहाँ पे जहाँ पे R की वैल्यू 0 मतलब वो न्यूक्लियस के पास है, यहाँ पे हमारी R10 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, कितना मिनिमम ये जा सकता है। आर मिनिमम भी हमारे एक्सपोनेंशियल पे डिपेंड करेगा। आर मिनिमम तब जेड आर अपॉन ए नॉट, ये मिनिमम तब होगा जब हमारा ये 0 हो जाए फंक्शन, मतलब ये हमारे पूरी 0 हो जाए। मिनिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू हमारी हो जाए 0। और ये 0 कब होगी, जब e की पावर माइनस इन्फिनाइट पुट करेंगे हम लोग। चलो पहले मतलब इसकी हमें पूरी इसको 0 करना है। चलो ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। जब e की पावर माइनस इन्फिनाइट, अब e की पावर माइनस इन्फिनाइट क्या होता है, 0 होता है, इसी से हमने इसको लिखा हुआ है। ठीक, माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट की पावर इन्फिनाइट होना, मतलब r की पावर आ गई इन्फिनाइट। तो हमारा जो ये मिनिमम है, हमारा जो r की वैल्यू जो मिनिमम आएगी कहाँ आएगी, जहाँ कोई मान लो यहाँ पे इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट पे हमारी r की वैल्यू मिनिमम आने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके टर्म्स में।
ये हमारा रेडियल फंक्शन है R10, यहाँ पे है रेडियस, ठीक है। यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी और यहाँ पे हमारा ओरिजिन मतलब न्यूक्लियस। मैक्सिमम तब होगा यहाँ पे न्यूक्लियस के पास हमारी मैक्सिमम आ रही है, जैसे कि मैंने बताया न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम आ रही है, मतलब ग्राफ हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। और जब इनफाइनाइट हो रहा है तब हमारा आर मिनिमम हमारा कितना हो सकता है, इनफाइनाइट मतलब यहाँ मान लो आर मिनिमम की वैल्यू इतनी हो सकती है, सॉरी ये जो हमारा ये आर मिनिमम है ये इतना हो सकता है जब आर हमारा इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट की वैल्यू में चलो मैंने इसको एकदम एंड में मान लिया है, और ये एकदम मिनिमम कम से कम मिनिमम, ठीक है। तो मतलब ये हमारा ऐसे जाने वाला है ग्राफ, ठीक। अब यहाँ पे हम ग्राफ हमारा आ गया, यहाँ पे आ गया मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गया मिनिमम वैल्यू आर की, ठीक है। ये रेडियस हमारा डिनोट करता है। अब सबसे पहले तो देखो कि एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है वेव फंक्शन का 0 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। और अब इसमें निकालते हैं कि कोई नोट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो अभी तो इसमें फिलहाल हमें कोई नोट नहीं दिख रहा, ठीक है। नोट्स कैसे निकालते हैं, नोट्स का फंक्शन, नोट्स का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। जो रेडियल नोड है वो n-l-1 होता है। तो n यहाँ पे हमारा 1s है, 1 l है 0 और -1 मतलब 0, मतलब यहाँ पे हमारा कोई भी नोट नहीं प्रेजेंट है। इसीलिए देखो यहाँ पे सिंपली ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ आ रहा है। ये ग्राफ हमारा डीके का हो रहा है, ठीक है। ये डिनोट करता है कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो कभी भी ज़ीरो तो नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा, कभी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन पे। नेक्स्ट हमारा आता है 1s का ही प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी फंक्शन को भी इससे डिनोट करते हैं P/N/L। इसके जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr² N/L। यहाँ R² क्या डिनोट करता है कि प्रोबेबिलिटी, वो रेडियल वेव फंक्शन था हमारा, किसी वेव फंक्शन का स्क्वायर करोगे तो मतलब वो प्रोबेबिलिटी बताता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है उस पार्टिकल की प्रेजेंट होने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये R² बताता है प्रोबेबिलिटी उस पार्टिकल की, और ये हमारा R², इसके साथ अगर इन दोनों को मिक्स करके बताता है कि R डिस्टेंस पे, एक रेडियस है जो डिस्टेंस है R डिस्टेंस पे क्या प्रोबेबिलिटी है, समझ में आया। और ये 4πr² है, क्या है हमारा सरफेस एरिया, मतलब एक सरफेस एरिया, मान लो यहाँ पे एक हमारा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस एरिया के अंदर कहाँ प्रेजेंट है, इसलिए इसको 4πr² बताया है, ठीक है। ये हमारा सरफेस चार्ज भी इसको बोलते हैं। तो अब हमें अगर 1s का निकालना है तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 10 हो गई, 4πr², रेडियल वेव फंक्शन का वैल्यू पुट करो, ZR/A0। इसका स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है। इसका हमने कर लिया स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, इसमें आ जाएगा 4, इसमें स्क्वायर करेंगे तो Z/A0³ बचा, इसमें एक्सपोनेंशियल 2 हमारा आगे आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल में यही होता है ZR/A0, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो जितने भी कांस्टेंट है उसको अलग कर लो। हमने मान लो एक k लेट कर लिया कांस्टेंट, तो पूरा हमारा कांस्टेंट क्या आएगा हमारा, (4π × 2
z अपॉन ए नॉट 3/2, ये हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसकी पूरी वैल्यू आएगी हमारी, ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब इसको हमको अगर मैक्सिमा निकालना है तो मैक्सिमा निकालने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमा निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर उस डिफ्रेंशिएट जो आता है उसको ज़ीरो से इक्वेट कर लेते हैं, तो हमारा मैक्सिमा आ जाएगा। अब हमें ग्राफ निकालना है तो कहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, कहाँ पे मिनिमा आ रहा है, कितने नोड्स आ रहे हैं, ये निकालना ज़रूरी है। सबसे पहले आर के टर्म्स में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल 2z अपॉन ए नॉट एंड एक्सपोनेंशियल माइनस 2zr अपॉन ए नॉट प्लस 2r एक्सपोनेंशियल माइनस 2zr अपॉन ए नॉट। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी डिफ्रेंशिएट करने के बाद। अब इसको टर्म्स को ज़ीरो कर देंगे तो हमारा मैक्सिमा आ जाएगा। अब मैक्सिमा के लिए आर हमारा मैक्सिमा होना चाहिए, आर मैक्सिमम होना चाहिए मैक्सिमा के लिए, ठीक है। और dp10/dr की वैल्यू ज़ीरो से इक्वेट करनी पड़ेगी हमें। अब इसकी वैल्यू ज़ीरो से इक्वेट कर दो, मतलब आर इक्वेट करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद 2r मैक्स माइनस zr मैक्स अपॉन ए नॉट, इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल इधर ले लिया, डिफ्रेंशिएट पूरा इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब आर मैक्स हमारा ज़ीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कभी ज़ीरो तो नहीं हो सकती इसमें। रेडियस ज़ीरो कैसे पुट कर लेंगे, कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ तो रेडियस होगा, ठीक है, इसलिए ज़ीरो तो नहीं रख सकते। अब यहाँ से हम अगर इस आगे सॉल्व करें तो 1 माइनस ZR मैक्स अपॉन ए नॉट, इसकी वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगी। एंड देन यहाँ से R मैक्स की वैल्यू ए नॉट बाय Z, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, मतलब ज़ीरो नहीं पुट कर सकते, ये कर सकते हैं फॉर हाइड्रोजन आटम, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं हम ग्राफ में। मैक्सिमा कहाँ आ रहा है हमारा, मैक्सिमा आर की वैल्यू जब ए नॉट बाय जेड है यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, तो जो हमारी इधर लिखेंगे हम लोग 4π² r² r10, ठीक है। और आर के टर्म्स में लिखने वाले हैं इनफाइनाइट की वैल्यू यहाँ पे आर के, और ये है न्यूक्लियस हमारा, ठीक है। अब मैक्सिमा कहाँ आ रहा है, ए नॉट बाय जेड, मतलब यहाँ समझ लो कि ए नॉट बाय जेड आर की वैल्यू है मैक्सिमा, यहाँ पे ये टच हो रहा है, ये हमारा आ जाएगा जिसकी वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं टच नहीं करेगी, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा मैक्सिमा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि इसमें देखो कोई नोड नहीं है, वही चीज़ बताया मैंने कि 1s में कोई नोड नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैक्सिमा आ रहा, हमारा कोई नोड नहीं आ रहा, ठीक। अब इस मैक्सिमा को हम लोग बोलते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बताते हैं इसको कि यहीं पे ही हो सकता है इलेक्ट्रॉन जहाँ पे मैक्सिमा हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना उसकी तरफ 2s की तरफ, 2s का रेडियल फंक्शन हम लोग शुरू करते हैं। तो सेकेंड हमारा आता है, आई होप 1s क्लियर हो गया होगा आपको। टू एस रेडियल फंक्शन। अब फिर से 2s के लिए जो मैंने कॉलम में लिखा था वैल्यू, मैं फिर से बोलूँगी, प्लीज़ उसको याद कर लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बिना याद किए ना आप इसके न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाओगे। -ZR/2a0, ये जो फंक्शन है ना ये थोड़ा डिफरेंट है हमारा, जो 1s के लिए हमने जो निकाला है उसको जैसे सॉल्व किया ये वैसे सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें इसकी वैल्यू ज़ीरो पुट करनी है, अगर हमें इसकी वैल्यू ज़ीरो पुट करनी है ना तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो पुट करनी पड़ेगी, इसको इक्वेट करना पड़ेगा ज़ीरो से,
ये क्योंकि एक्सपोनेंशियल से कोई मतलब नहीं है हमें, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, हमें इससे मतलब नहीं है, मतलब हमें इससे सिर्फ मतलब है। तो जब R2 की वैल्यू ज़ीरो कब होगी, जब 2 माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। मतलब जो हमारे यहाँ से R की वैल्यू है वो 2a0 बाय जेड आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, अब 2s है तो हमारा जो नोड होगा n की वैल्यू 1 है, सॉरी n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, l की वैल्यू 1 है, सॉरी l की वैल्यू 0 और ये 1, मतलब रेडियल नोड हमारा 1 आ जाएगा। मतलब एक नोड तो होगा ही होगा। मैक्सिमा ये आ रहा है, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, ये हमारा जो R2 है यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, मतलब यहाँ ये ऐसी पोजीशन है जहाँ पे R2 हमारा ज़ीरो हो रहा है, मतलब यही पॉइंट है जो नोड का है। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा हमारा वो वैसे बनेगा, ये पॉइंट पे ज़ीरो हो रहा है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, R2a0 बाय जेड। यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा है तो इसको ऐसे मान लो, मिनट, ये पॉजिटिव फेज़ में है और ये नेगेटिव फेज़ में है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा नोड, इसको न्यूक्लियस मान लो, ये हमारा रेडियस हो जाएगा और ये हमारा R2 हो जाएगा यहाँ पे। आई होप फ्रेंड आपको इतना समझ में आ गया होगा इसमें। अब जैसे कि हमने पहले रियल फंक्शन के लिए निकाली, अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, मतलब R2 ज़ीरो का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे कि पहले निकाला है हमने, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फिर से में वही अप्लाई करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर R2 ज़ीरो का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसको 1.5x पे भी सुन सकते हो, क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है तो थोड़ा सा ना स्लो हो जाता है वीडियो। एक्सपोनेंशियल z अपॉन 2a0, इस पूरे का हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू आएगी 4 पाई आर स्क्वायर z अपॉन 2a0, इसका क्यूब आ जाएगा एंड इधर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करना है तो इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 4 माइनस 4 जेड आर अपॉन a0 प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन a0 का स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल जेड आर अपॉन a0। ठीक है, अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी ये इस r को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये जो कांस्टेंट है उसको k से डिनोट कर लेते हैं। बाकी बचा हुआ जो कांस्टेंट उसको k से लिख लिया एंड बाकी जो अंदर से r स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई किया वो इधर लिख लिया। अपॉन a0 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस जेड आर अपॉन a0। अब ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब ये हमारा जो P2 है ये मैक्सिमम कब हो सकता है, ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब हमारा R मैक्सिमम हो। अब R मैक्सिमम तब होता है वही चीज़ की इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ज़ीरो से इक्वेट कर दो तो वहाँ पे हमारा मैक्सिमम निकल आता है। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका निकालते हैं इज इक्वल्स टू 0। इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें यही चीज़ अप्लाई करो, डिफ्रेंशिएट करो इसको। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आएगी हमारी वैल्यू, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ तो आप इसको देख लेना। ठीक है, देखो रेडियस की वैल्यू जो मैक्सिमम है वो 0 नहीं हो सकती है एंड देन डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू a/a0 बाय z आएगी।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी रूट जो है, एक आर मैक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, दूसरी रूट है उसकी वैल्यू ए नॉट बाय जेड आ जाएगी, और एक रूट आ जाएगा हमारा 3 प्लस रूट 5 ए नॉट बाय जेड, ये प्लस माइनस ये। तो इसमें 4 रूट्स हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो इन 4 रूट्स में हम ये तो नहीं ले सकते। ठीक है, अब इस रूट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 5 ए नॉट बाय जेड एंड 3 माइनस अंडर रूट 5 ए नॉट बाय जेड। अब ये तो हमारा 0 के बराबर, मतलब 0 के अप्रॉक्स हो जाएगा, तो इसको भी नहीं लेंगे। मतलब इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, हम बस 2 रूट्स को लेंगे, जिसमें आर मैक्स की वैल्यू ए नॉट बाय जेड हो जाएगी और आर मैक्स की वैल्यू 3 प्लस रूट 5 बाय ए नॉट बाय जेड हो जाएगी। ठीक, तो ये 2 हमारे मैक्सिमा, एक मैक्सिमा ये आएगा और दूसरा मैक्सिमा ये आ जाएगा। तो इस वाले ऑर्बिटल में जो कि हमारा है 2s वाला ऑर्बिटर, इसमें जो प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करेंगे तो इसमें 2 मैक्सिमा आ जाएंगे। इसमें 2 मैक्सिमा आ रहे हैं। ठीक है, एक हमारा मैक्सिमा आ रहा है इस पॉइंट पे और दूसरा मैक्सिमा आ रहा है हमारा इस पॉइंट पे। अब इसको फटाफट प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ में। टू ज़ीरो वही वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, एंड इसमें 2 हमारे जो मैक्सिमा आ रहे हैं। ठीक है, तो एक मैक्सिमा मान लो मेरा आ रहा है ए नॉट बाय जेड, यहाँ पे आर मैक्स की वैल्यू जो आ रही है यहाँ, ये हमारी आर है और ये हमारा न्यूक्लियस है। और दूसरा मान लो यहाँ पे आ रहा है हमारा इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 5.25 ए नॉट बाय जेड, इसकी वैल्यू ये होती है। तो मतलब ये इससे तो बड़ा ही होगा, तो 5.25 ए नॉट बाय जेड, मैं इसको डायरेक्टली न्यूमेरिक्स में लिख रही हूँ। तो इसका मतलब है कि हमारा एक यहाँ पे एक लूप बनेगा और एक यहाँ पे लूप बनेगा। तो आप इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, एक ये आ गया एंड अगला मैक्सिमा ये आ जाएगा। और एक देखो कोई नोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा नोड निकालने के लिए अगेन रेडियल नोड कैसे निकलता है, n माइनस एल माइनस 1। n की वैल्यू है हमारी 20 है ना, तो n की वैल्यू 2 हो गई, l की वैल्यू हमारी हो गई 0 एंड अगेन 1, मतलब एक नोड तो हमारा आ रहा था, हम पहले निकाल चुके हैं। तो एक नोड हमारा आ रहा है, तो वो यहाँ पे आएगा, जो हमारा नोड आ रहा था 2a नॉट बाय जेड, जहाँ पे वैल्यू 0 आ रही थी, ये जो हमने निकाला है 2a नॉट बाय जेड, ये यहाँ पे वैल्यू हमारी 0 आ रही थी एक नोड पे। ठीक है, सेम ऑर्बिटल है तो नोड तो सेम ही रहेगा, तो इसीलिए नोड इनके बीच में लाई करेगा। वैल्यू तो देख लो, इधर 1 है, इधर 2 है और इधर 5 है, 1 है 2 है और इधर 5 है, तो ये बीच में लाई करने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो है ग्राफ वो ये टर्न लेने वाला है। तो चलो यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं न्यूक्लियस से, एंड इसको यहाँ से, और ये 0 तो होगा नहीं, इनफाइनाइट तक है। एक मैक्सिमा को लिखते हैं m1, सेकेंड मैक्सिमा को लिखते हैं m2। पहला मैक्सिमा हमारा है a नॉट बाय जेड, दूसरा मैक्सिमा हमारा a नॉट बाय जेड 5.25, ये हो गया हमारा 2s का। अब स्टूडेंट आता है फटाफट 2p की तरफ। वीडियो बहुत लंबा हो गया बट मुझे ख़त्म करना है इसको। अब आते हैं 2p की तरफ। 2p मतलब n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1, मतलब 2 और 1 आ गया। इसमें जो हमने वैल्यू याद करी थी 1/√3 z 2a नॉट की वैल्यू 3/2 z r अपॉन a नॉट एक्सपोनेंशियल z r अपॉन 2a नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये एक फंक्शन है ये और एक फंक्शन है ये। इस फंक्शन को बोलते हैं लीनियर फंक्शन, इस फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये लीनियर फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल और लीनियर फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो
R21 है ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। एक इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, तो ज़ीरो होने की चांसेस ही नहीं है जब तक R हमारा ज़ीरो नहीं होता तब तक। ठीक है, तो इसका जो हमारा ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। मतलब कभी ज़ीरो नहीं हो सकता जब तक R ज़ीरो ना हो। तो R हमारा ये है और इनफाइनाइट, तो सिंपली ऐसे बनेगा ग्राफ। अब आते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी की तरफ। अब इसमें पहले निकालते हैं, देखो नोट कोई है कि नहीं है। नोट कैसे निकलता है हमारा, n माइनस एल माइनस वन। n हमारा यहाँ पे 2 है, l हमारा 1 है, n 1 मतलब 0। नोट तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1 4 पाई r स्क्वायर R21 का स्क्वायर √3 Z2a0 की पावर 3/2 ZR अपॉन a0 एक्सपोनेंशियल माइनस ZR अपॉन 2a0, इसका पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। तो P21 पूरा आ जाएगा, के पूरा कांस्टेंट, जो कांस्टेंट आ रहा है उसको हमने कांस्टेंट लिख लिया है। ठीक है, और हमारा आ जाएगी R की पावर 4 एक्सपोनेंशियल ZR अपॉन a0। के हमारे जितने भी कांस्टेंट हैं उसको डिनोट करता है। और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसको मैक्सिमा के लिए इसको डिफ्रेंशिएट की वैल्यू को 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, dP21 अपॉन DR की वैल्यू के। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट आई होप सबको आता होगा, तो मैं ये नहीं सिखाऊंगी। माइनस Z अपॉन a0 4R³ एक्सपोनेंशियल को मैंने पहले ही कॉमन ले लिया है, माइनस ZR अपॉन a0। ठीक है, एट R इज इक्वल्स टू R मैक्सिमम, तभी हमारी dP21 अपॉन DR की वैल्यू हो जाएगी 0, तभी यहाँ पे R मैक्सिमम हो पाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमको 0 पुट करनी है। तो जो K है और डिफ्रेंशिएटेड पार्ट है जो क्यूब ZRm की पावर 4 अपॉन a0 एक्सपोनेंशियल माइनस 2RM अपॉन a0, इसकी वैल्यू है 0। अब यहाँ पे RM की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, अगर हम कॉमन लेते हैं m, R की वैल्यू m अगर यहाँ से कॉमन लेंगे और 0 से इक्वेट करेंगे तो 0 तो नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद RM की वैल्यू आ जाएगी 4a0/z। तो मतलब यहाँ पे हमारा मैक्सिमा आ सकता है, यहाँ पे एक मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, m इज इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमा नहीं आएगा हमारा, मैक्सिमम हमारा आएगा 4a0/z पे। अब इसको प्लॉट करते हैं। नंबर ऑफ नोड्स हमारे 0 आ रहे थे, तो मतलब नोड हमारा एक भी नहीं है इसमें, तो मतलब ग्राफ हमारा हमेशा ऊपर ही जाएगा। इसमें सिर्फ मैक्सिमा आने वाला है, मैक्सिमम हमारा आ रहा है 4a0/z पे, मतलब यहाँ पे हमारा मैक्सिमा आने वाला है। तो उसका ग्राफ बन जाएगा ये इनफाइनाइट तक, ये R की वैल्यू और यहाँ पे वही 2 1 की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारी 2s की वैल्यू आई थी एंड 2p की वैल्यू आई थी। 2s में जो हमारा R मैक्सिमम है वो a0/z आया था। ठीक है, और यहाँ पे एक पहला मैक्सिमा a0/z आया था और जो दूसरा मैक्सिमा है वो 5.25 a0/z। इसमें दो मैक्सिमा आए थे 2s में। ठीक है, 2p में हमारा एक मैक्सिमा आया था, 0 आया था, एंड RM इज इक्वल्स टू 4a0/z। दूसरा मैक्सिमा हमारा ये आया था। तो s में देखो यहाँ पे जो हमारा 2s है वो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होगा 2p से,
यहाँ पे देखो एक मैक्सिमा आ रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं हमारे 2 मैक्सिमा। ठीक है, मतलब ज़्यादा स्टेबल होगा, कम एनर्जी डिफ्यूज़ होगी। ठीक है, सो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा। अगर हम इसको तीनों को एक साथ ग्राफ में प्लॉट करें, जो तीनों वैल्यू में निकाली है 1s 2s और 2p की, अगर एक साथ ग्राफ में प्लॉट करना चाहें तो ऐसा बनेगा ग्राफ। ये 1s, इसको इनफाइनाइट मान लो, ये 2s है और यहाँ पे है 2p। यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 एंड l इज इक्वल्स टू 1, यहाँ n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 0, यहाँ n इज इक्वल्स टू 1 एंड l इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है 1s 2s और ये 2p के लिए है। सबसे पहला जो हमारा मैक्सिमम आ रहा था वो यहाँ पे आ रहा था, ए नॉट बाय जेड पे, तो 1s के लिए हमारा ये आ गया, यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा था। 2s के लिए मैक्सिमा से इधर हमारा सेम था, पहला मैक्सिमा तो सेम था, दूसरा मैक्सिमा 5.25 पे आ रहा था। पहला मैक्सिमा ये था, दूसरा मैक्सिमा ये था, और ये टच नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पे एक नोड आ रहा था, ये नोड आपको फिलअप करना है, क्या निकाला था। ठीक है, 2p में हमारा 4a0/z, अभी हमने जो निकाला है प्रोबेबिलिटी है ये मेन। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी 4πr² RN L का स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी है हमारी जो हम इधर निकाल रहे हैं पूरे में। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4a0/z, यहाँ पे मैक्सिमा ऐसे आएगा। सो आई होप स्टूडेंट आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक वीडियो और लाऊंगी मैं जिसमें एंगुलर वेव फंक्शन को बताऊंगी उसमें। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो गया है, मैं चाहती थी एक ही वीडियो में निपटाना, बट थोड़ा सा समझाने के लिए स्टूडेंट्स टाइम तो लगता ही है, क्योंकि अब लिखना भी है तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, इसलिए मैं सोचती थी कि एक वीडियो में निपट जाएगा, बट 2 वीडियो लगाने पड़ेंगे। इसके बाद एक वीडियो में और आपको आज ही ख़त्म कर दूँगी, कल से केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको पसंद है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो अगर मेरी वीडियोज़ हेल्प कर रही हैं। सो ठीक है स्टूडेंट, टिल देन बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।